Hello listeners, I am Dr. Anuj Kumar Sharma, presently working in Center for Advanced Studies, which is Institute of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University located in Lucknow in its own campus. So today we are going to discuss combined bending and torsion. तो अभी तक हम लोगों ने bending separately we have studied, what is simple bending that we have already studied, what is simple torsion we have already studied, and now we have to combine these two. So, we have to study those situations where torsion and bending both occurs simultaneously. So, those type of situations we will discuss today. So, followings are the outlines of my today's lecture. First, we will discuss about the combining of these two stresses, the situations where we found the existence of these two stresses simultaneously. Then we will see the load acting at eccentrically two axes कि कैसे, what is the main reason. So, this is the main reason behind the existence of these two stresses simultaneously. उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इसेंट्रिसिटी, कि कितनी लिमिट हो सकती है किसी भी सेक्शन पर लोड लगाने की, विल डिस्कस इन डिटेल. देन विल सी कोर और कर्नल ऑफ द डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस, जैसे सर्कुलर का देखेंगे, रेक्टेंगुलर का देखेंगे, वही बेसिक प्रिंसिपल पे यू कैन डिराइव फॉर एनी अदर क्रॉस सेक्शंस. देन विल टेक सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड दिस फंडामेंटल्स. सो अगर हम बात करें जनरली जो आइडियल सिचुएशन जो हम लोग डील करते हैं, हम लोग कोई भी कंडीशन हो, जैसे कोई भी बीम अगर है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर ये बीम है तो अगर ये फ्रंट व्यू है इसका, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये लोड बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में लग रहा है. बट दैट डजंट हैपन in normal situations. Ideally it happens because we consider it, we want to derive some formulas or some standard expressions. So, for this we assume some assumptions. तो अगर हम ये बात करें कि हम ये मान के चलते हैं सेंटर में लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे इसको, अगर इसका टॉप व्यू अगर आप देखें तो ये वाला जो टॉप व्यू अगर आप देखें तो वो लोड जनरली, अगर हम इसको टॉप व्यू को थोड़ा सा और मैग्नीफाई करें तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो उसका सेंटर पॉइंट होगा उसी पे लोड लग रहा होगा. इट माइट हैपन कि ये लोड यहाँ पे लग रहा हो, ये लोड यहाँ पे लग रहा हो. ये जनरली जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में उसमें पॉइंट लोड इस तरीके से नहीं लगते हैं, तो वो जनरली यूडीएल की फॉर्म में लगता है कि अगर हम किसी चेयर पे बैठते हैं तो वी अप्लाई दी यूडीएल लोड, और अगर हम किसी भी जगह हम सामान रखते हैं तो वो भी यूडीएल की तरह से है. तो जनरली जो नॉर्मल जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं उसमें वी डोंट फाइंड any situation where we can consider that force is exactly working or it is exactly applied at the mid point. तो generally ये situations है. So, it is observed that the line of action of the load and the centroid of the cross section do not coincide. तो ये नहीं होता है generally. अब जो जितना उस लोड से दूर रहेगा, सो दैट इज नोन एज द इसेंट्रिसिटी. तो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले थे, लेट से दिस वाज द सेंटर पॉइंट और ये लोड यहाँ पे लगना चाहिए था और इससे थोड़ा सा दूरी पे लग रहा है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं इस डायग्राम में. लेट से वी आर assuming that this is the load, it should have been applied over this particular point, but it is actually applying here. So, the distance between the actual loading and the situation where it was supposed to be act, अगर हम सेंटर की बात करें तो इसका मतलब वो जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द इसेंट्रिसिटी. और इस तरह के लोड को हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक लोड बोलते हैं. तो अगर हम इसेंट्रिसिटी पे बात करें तो द लोड पी एक्टिंग ऑन कॉलम, जितने भी हमारे वर्टिकल मेंबर्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया है इसका, और ये मानते हुए कि ये पूरा का पूरा एक बड़ा कॉलम है, तो हम इसके एलिवेशन व्यू पे अगर हम बात करें, सो द लोड पी एक्टिंग ऑन द कॉलम विल कॉज ए डायरेक्ट स्ट्रेस. जो भी कॉलम्स होते हैं दे आर ऑलमोस्ट सब्जेक्टेड टू द कंप्रेसिव लोडिंग. कोई भी कॉलम है, अगर इस तरीके से कॉलम है तो इस पर जो ऊपर से लोड पड़ रहा है तो ये इसको नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है. सो इट मीन्स व्हाट इज़ हैपनिंग कि यहाँ पे इसको कंप्रेसिव लोडिंग हो रही है, जैसे आप देखेंगे ये वाला. और ये कंप्रेसिव लोडिंग कब होगी, जब यहाँ से भी इसको एक ऊपर से काउंटर बैलेंसिंग हो रही होगी.
तो लेट्स से एट दिस पॉइंट एक लोड ऊपर से नीचे काम कर रहा है और एक नीचे से ऊपर काम कर रहा है, तब ये कंप्रेसिव लोडिंग में है, राइट। अदर टू लोड्स, एक लोड तो डायरेक्ट स्ट्रेस, तो ये वाला जो लोड है वो डायरेक्ट स्ट्रेस दे रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको काउंटर बैलेंस करें, क्योंकि नीचे ये सपोर्ट पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब अगर इस सपोर्ट को हम हटाते हैं तो ये एक लोड एग्जिस्टेंस में आता है। तो इसका मतलब इसके पास कितने फोर्स हो गए, एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है और एक ये इसेंट्रिसिटी पे एक लोड लगा हुआ है। तो अगर हम बात करें तो ये वाला जो फोर्स है इट इज़ क्रिएटिंग दी डायरेक्ट स्ट्रेस, और जो दूसरे लोड हैं जैसे अपवर्ड लोड P, जो यहाँ पे ये फोर्स काम कर रहा है, ये वाला, इसको हम नीचे दिखा रहे हैं तो यहाँ भी दिखा सकते हैं इसको। तो ये जो फोर्स है P, ये और ये जो इसेंट्रिक थोड़ी दूरी पे लगा हुआ है P, व्हाट दे आर क्रिएटिंग, दे आर क्रिएटिंग ए कपल, एक मूवमेंट बना रहे हैं। तो मूवमेंट कितना हो जाएगा, दैट मूवमेंट विल बी इक्वल टू, मूवमेंट कितना होगा, एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, और दोनों के जो बीच की दूरी है वो है E, ये फोर्स P है। सो व्हाट वुड बी द मूवमेंट, मूवमेंट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई E, P इंटू इसेंट्रिसिटी। सो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो बकलिंग और ये सारी आगे चीज़ें आती हैं। तो इसी की वजह से अब जब मूवमेंट आ रहा है तो इसका मतलब बेंडिंग स्ट्रेसेस भी आएंगी। तो अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड नोटेशन की बात करें, सो लेट्स से ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम। तो जिस क्रॉस सेक्शन पे काम कर रहा है उसका अगर एरिया है ए, दो तरह की स्ट्रेसेस यहाँ पे इंड्यूस हो रही हैं, एक सिग्मा डी और एक सिग्मा बी। तो सिग्मा डी इज़ द डायरेक्ट स्ट्रेस जो कि उस लोड की वजह से हो रही है, विच इज़ अप्लाइड एक्सियली, और दूसरा है सिग्मा बी। सो बी इज़ द बेंडिंग स्ट्रेस एट द डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। अब हम लोग y एक डिस्टेंस लेके चल रहे हैं, तो कोई भी एक आर्बिट्रेरी हमने वैल्यू ले ली है। इट माइट बी पॉसिबल कि y की वैल्यू जो भी होगा, वी विल पुट दैट वैल्यू ऑफ y इन दैट एक्सप्रेशन, वी कैन गेट द करेस्पॉन्डिंग मूवमेंट, एंड r इज़ द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑफ दीज टू स्ट्रेसेस। तो हम लोग उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, देखेंगे कि दो तरह की स्ट्रेस होती है, एक डायरेक्ट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक कॉम्प्रेसिव और एक टेंसाइल। तो हम जनरली जो हमारे जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स के केस में कंप्रेसिव स्ट्रेस ही मेजर रोल प्ले कर रही है। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है उसको हम पॉजिटिव मानते हुए, तो जो टेंसाइल स्ट्रेस है उसको हम क्या करेंगे, उसको नेगेटिव मानेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट हो रही है, दैट इज P बाई A। सो वेयर A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है, दिस इज फॉर द डायरेक्ट स्ट्रेस। ऐसे ही बेंडिंग स्ट्रेस जो जनरेट हो रही है, बेंडिंग स्ट्रेस कौन सी, क्या वैल्यू होगी इसकी, जो हमारी सिंपल बेंडिंग इक्वेशन होती है, m अपॉन I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y। तो यहाँ से अगर हम सिग्मा देखें तो कितना हो जाएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन I इंटू y, और m क्या है, this moment we have already calculated this, so put this value here, you will get the expression is equal to sigma bending। तो sigma bending कितना आएगा ये। so like this we can calculate the sigma direct and sigma bending। तो इस y वो जो फाइबर की दूरी है, तो यहाँ से हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेसेस। तो अब हम अगर देखें तो बेंडिंग स्ट्रेस, टेंसाइल और ये सब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो रहा है। तो सपोज करिए कि ये एक कॉलम है, अगर ये बेंड करेगा तो कैसे बेंड होगा, इसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस कैसे आएगी। तो अगर ये कंप्रेशन आ रहा है तो डायरेक्ट स्ट्रेस आ रही है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका जो एरिया है, जो टॉप से अगर हम देखें, दिस इज़ द प्लान व्यू, तो ऊपर से टोटल एरिया है, हमारा लोड यहाँ पे लग रहा है, वो इतनी दूरी पे लग रहा है, ई दूरी पे लग रहा है। तो होगा क्या कि ये लोड इधर की तरफ और ज़्यादा कंप्रेशन बढ़ाएगा और इधर की तरफ थोड़ा सा टेंसाइल एक्शन बढ़ाएगा। तो हो सकता है कि ये बीम थोड़ा, ये कॉलम थोड़ा ऐसा हो जाए। तो ये वाला फाइबर है, जो ये वाली साइड है उसमें कंप्रेशन रहेगा, और जो ये वाला फाइबर है, ये वाली जो न्यूट्रल एक्सिस अगर हम इसको मानते हैं, तो इससे इधर वाली जो साइड है इसमें टेंसाइल रहेगा, और जो ये वाली साइड है इसमें कॉम्प्रेशन रहेगा। तो इसी की वो बात कर रहा है कि बेंडिंग स्ट्रेस इज टेंसाइल इफ y इज मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। सो लेट्स से न्यूट्रल एक्सिस ये है, तो न्यूट्रल एक्सिस के लेफ्ट में जो है वो टेंसाइल रहेगा, और अगर हम कॉम्प्रेसिव की बात करें तो इफ़ y इज मेजर्ड टू द राइट ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, तो राइट साइड में कॉम्प्रेसिव रहेगा। तो दो तरह की स्ट्रेसेस एक ही पर्टिकुलर मेंबर में वो जनरेट हो रही हैं।
तो मिनिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगी? अगर हम टेंसाइल को नेगेटिव मान के चलें और बेंडिंग को पॉजिटिव मान के चलें, सॉरी डायरेक्ट स्ट्रेस को पॉजिटिव मान के चलें, तो इसमें दो तरह की स्ट्रेस इंड्यूस हो रही हैं, एक सिग्मा डायरेक्ट इंड्यूस हो रही है और एक सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस। तो सिग्मा बी जो है वो आप सिग्मा बी आप नेगेटिव लेके चल रहे हो और सिग्मा जो डायरेक्ट है उसको आप पॉजिटिव लेके चल रहे हो। तो अगर दोनों स्ट्रेस एक साथ इंड्यूस हो रही हैं, मतलब यहाँ पे इनकी वजह से सिग्मा बेंडिंग, तो अगर हम मिनिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस की बात करें तो सिग्मा जो रिजल्टेंट है वो मिनिमम और मैक्सिमम होगी एंड इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ सिग्मा डी एंड सिग्मा बी। तो अगर ये मिनिमम निकालें, अगर मैक्सिमम निकालना है तो सिंपल दोनों को जोड़ दो, दोनों को जब जोड़ोगे तो दोनों सेम नेचर की अगर हैं तो यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू। अगर सिग्मा डी पॉजिटिव है और सिग्मा बी भी पॉजिटिव है तब आपको मैक्सिमम मिलेगी। और ये सिग्मा बी पॉजिटिव कब होगी? व्हेन सिग्मा बी इज कंप्रेसिव, क्योंकि हम लोगों ने साइन कन्वेंशन में कंप्रेशन को पॉजिटिव माना हुआ है। तो अगर आप देखें कि इसके राइट साइड में इधर की तरफ हमको सिग्मा जो बेंडिंग है वो पॉजिटिव मिल रही है, क्योंकि कंप्रेशन है, राइट साइड में ये प्लस है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव है। तो बेंडिंग के केस में राइट साइड में हमको पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब ये हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। देखिए मतलब यहाँ तक तो सपोज करिए कि सिग्मा डी है और उससे भी नीचे चला गया है, ये मतलब सिग्मा बी भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमको जो मिल रहा है वो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ऐड हो रही है इसमें, तो सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, तो इसीलिए इधर पॉजिटिव आ रहा है। और इधर क्या हो रहा है कि एक्चुअली यहाँ तक ये सिग्मा डी था वो पॉजिटिव था, उसमें से सिग्मा जो बेंडिंग है वो नेगेटिव है इधर की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ, तो उतना वैल्यू इसमें से घट गई है, तो हमारे पास कितना बचा? तो दैट्स वाई वी आर गेटिंग दिस मच ऑफ कर्व। तो ये हमारा स्ट्रेस जो कर्व आ रहा है, तो ये हमारा सिग्मा आर मैक्सिमम हो गया और ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक है वो सिग्मा आर मिनिमम हो गया। तो ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने का एक तरीका है कि अगर हम किसी कॉलम की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में अगर ये सेंट्रिसिटी इधर है, अगर यही सेंट्रिसिटी इधर होती तब सिचुएशन रिवर्स हो जाती। तो तीन सिचुएशन यहाँ पे बन रही हैं कि एक तो ये सिचुएशन है कि व्हेन सिग्मा डी इज ग्रेटर देन सिग्मा बेंडिंग, तो सिग्मा डी अगर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव तो है ही, अगर वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी बड़ी है तो इस तरह का कर्व मिलेगा हमको, क्योंकि आप सिग्मा डी में से कुछ भी घटाएंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ एक वैल्यू मिलेगी आपको, क्योंकि सिग्मा डी बड़ा है न्यूमेरिकली, तब आपको इस तरह का कर्व मिलेगा। यहाँ तो दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है? सिग्मा बेंडिंग नेगेटिव है, तो नेगेटिव पोर्शन उतना टोटल में से कुछ ना कुछ, ये यहाँ से यहाँ तक तो प्लस था और यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव है, तो कुछ कटेंगे तो इतना बचेगा हमारे पास, तो इसका मतलब ये कर्व मिलेगा। अगर कंडीशन डायरेक्ट जो सिग्मा डायरेक्ट है वो सिग्मा बेंडिंग से बड़ी है तब ये केस आता है। दूसरी कंडीशन आती है कि सिग्मा डायरेक्ट और सिग्मा बेंडिंग दोनों बराबर है, तो अगर दोनों बराबर होंगे तो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी? दोनों को जोड़ दो तो 2 टाइम्स सिग्मा डी। और अगर दोनों बराबर है न्यूमेरिकली तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? एक प्लस एक माइनस, तो इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 0। तो अगर हम इस तरह की बात करें, उसको प्लॉट करने की कोशिश करें तो वी विल गेट दिस कर्व। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो 0 आ गई और यहाँ पे देख रहे हैं आप वो डबल हो गई, ये इस वाली कंडीशन के लिए। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन हो सकती है कि सिग्मा जो डायरेक्ट है वो सिग्मा बेंडिंग से कम हो जाए, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस कम हो जाए और नेगेटिव स्ट्रेस मतलब टेंसाइल स्ट्रेस वाली बढ़ जाए। तो किस तरह का कर्व आएगा? तो इस तरह का कर्व आएगा। तो सिग्मा डी अगर सिग्मा बी से छोटी हो जाए, डायरेक्ट स्ट्रेस कम हो गई, तो इसका मतलब सिग्मा मैक्सिमम कितना हो जाएगा? सिग्मा डी और सिग्मा डी दोनों ही मतलब राइट साइड में, कंप्रेशन में तो दोनों बराबर हैं, तो सिग्मा बी बड़ी है, तो इसका मतलब ये वाली दूरी देखिए बड़ी है और ये वाली दूरी कम है, लेकिन जब दोनों राइट साइड की हम बात कर रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो नीचे आ गया। और अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें जहाँ पे कि हमारी यहाँ से यहाँ तक ये सिग्मा डायरेक्ट है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिग्मा बेंडिंग है, तो बेंडिंग की जो वैल्यू है ये नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब कुछ इसने कंपेंसेट किया तो फिर इतना ऊपर की तरफ चला गया, तो वी विल गेट दिस कर्व।
So this would be the curve, sigma direct, sigma bending. So this curve we will get. तो 3 तरह की है, ये जो लोड इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है उसकी वजह से ये हमें ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कि अगर लोडिंग का, अब हमको ये चेक करना है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, कि कहाँ पे हम लोड लगाएं, क्योंकि कॉलम को जो हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें लोड ऐसा ना हो कि हम उस रेंज के अगर हमने बाहर लगा दिया और वो स्ट्रेस उससे क्रॉस हो गई तो वो फेल हो जाएगा कॉलम। तो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया वेयर वी कैन अप्लाई दैट लोड। तो उसको हम कोर और कर्नल ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, अभी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि व्हाट शुड बी द लिमिट ऑफ दैट इसेंट्रिसिटी इफ़ दी स्ट्रेसेज आर टू बी होली कंप्रेस्ड। अगर हम कॉलम की बात कर रहे हैं और वो कंप्रेशन में जा रहे हैं तो हमें हमेशा कंप्रेशन की ही बात करनी चाहिए। तो जब हम कंप्रेशन की बात करेंगे तो कंप्रेशन को हम पॉजिटिव भी लेके चल रहे हैं। तो स्ट्रेसेस टू बी होली कंप्रेसिव, अब कंप्रेसिव इसका मतलब टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं इंड्यूस होनी चाहिए। तो उसके लिए अगर हम कंडीशन की बात करें तो हमारा हमेशा उन तीनों कंडीशंस में से जो हमारे लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो ये है, सिग्मा बेंडिंग शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा डायरेक्ट। सिग्मा डायरेक्ट हमेशा बड़ी होनी चाहिए तभी पॉजिटिव कंडीशन आएगी। तो अगर हम ये वाला लेते हैं तो हमारे पास ये है सिग्मा बेंडिंग हमारा कितना है, पी ई अपॉन जेड, जेड इज द सेक्शन मॉडुलस। तो अगर हम इसको पहले इक्वेशन से देखें तो इट वाज P इंटू ई अपॉन आई इंटू वाई, ये फॉर्मूला था, और P अपॉन ए इज डायरेक्ट स्ट्रेस। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे अगर हम इसको करें, इसको सॉल्व करें, अगर P ई वाई अपॉन आई इज लेस देन और इक्वल टू P अपॉन ए, तो P विल बी कैंसिल आउट। और अगर हम E की बात करें तो E इज इक्वल टू जेड बाई ए, और अगर हम यहाँ पे देखें E शुड बी लेस देन और इक्वल टू आई बाई वाई इंटू ए। सो ये आई बाई वाई मैं इसको थोड़ा एलैबोरेट कर रहा था, तो आई बाई वाई को ही जेड बोलते हैं। तो ये वाला रिलेशन आप इसको याद कर लीजिए, जेड इज़ द सेक्शन मॉडुलस। इट इज़ द सेक्शन मॉडुलस। तो ये कंडीशन हमारी लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी की है। तो हमेशा हमारा जो इसेंट्रिसिटी है दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन जेड बाई ए। जेड किस पे डिपेंड कर रहा है, आई अपॉन वाई, तो जेड आई पे डिपेंड कर रहा है, तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन का अलग अलग जेड की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब अलग अलग क्रॉस सेक्शन की अलग अलग ई की वैल्यू होगी। ए इज़ द एरिया, एरिया इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द क्रॉस सेक्शनल। तो क्रॉस सेक्शन पे ही पूरा का पूरा डिपेंडेंसी है, तो हमें क्रॉस सेक्शन पे ही देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब हम दो तरह के क्रॉस सेक्शंस लेके चल रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर लेके चलते हैं और दूसरा सर्कुलर। तो सबसे ज़्यादा जो क्रॉस सेक्शंस हैं वो यही यूज़ होते हैं कि लेट अस एज्यूम दिस क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन ले लिया है हमने, तो जो एरिया विद इन विच द रिजल्टेंट ऑफ द लोड्स में बी अप्लाइड, तो एक एरिया हमको निकालेंगे जिसके अंदर हम वो लोड लगा सकते हैं सो एज टू अवॉइड टेंसाइल स्ट्रेसेस। टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं आनी चाहिए उसके अंदर। तो टेंसाइल स्ट्रेसेस को अवॉइड करना है, क्योंकि हमारा जो कॉलम है वो डायरेक्ट स्ट्रेसेस मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के लिए डिज़ाइंड है। तो जब हम वो टेंसाइल स्ट्रेसेस को अवॉइड करना है तो व्हाट फार्मूला वी डिराइव्ड फॉर लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, ई शुड बी लेस देन और इक्वल टू जेड बाई ए। तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो वो जो एरिया है जिसके अंदर इसको लोड को लगाएं, सो दैट इज नोन एज द कोर और कर्नल ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो ये कोर है। तो इसको अगर हम देखें तो जो इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन को देखें तो आई एक्स एक्स कितना हो जाएगा, आई एक्स एक्स विल बी इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 12, और आई वाई वाई कितना हो जाएगा, डी बी क्यूब बाई 12। तो ये हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। और अगर वाई मैक्स देखें हम तो बी बाई 2 आएगा, और इसका अगर हम एरिया निकालना चाहें तो एरिया कितना हो जाएगा, दिस साइड मल्टीप्लाइड बाई दिस साइड, बी इंटू डी। तो एरिया हमने निकाल लिया। हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो ई की वैल्यू है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, कि कितनी दूर जा सकते हैं हम सेंटर से, उसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये फॉर्मूला है, ई शुड बी लेस देन और इक्वल टू जेड बाई ए। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो z मीन्स आई बाई वाई,
तो यहाँ पे ये हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो आई ऑलरेडी वी नो दिस इज द आई और एरिया वी नो दिस इज द ए. Put all these two values in this expression, you will get E is less than equal to dB cube by 12 multiplied by 2 by B multiplied by 1 upon BD. तो ये हम लोगों ने वैल्यू रख दी यहाँ पे. तो y क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम मीन्स b by 2. व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज b. इसेंट्रिसिटी कितनी हो सकती है यहाँ से, मतलब b यहाँ तक जा सकते हैं हम, लेकिन वहाँ पे जाएंगे तो फिर हमारा फेल कर जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेसेस इसके अंदर इंड्यूस हो जाएंगी. तो हमें हर हाल में उसको बचाना है. तो अगर ये वैल्यू को इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग, E शुड बी लेस देन और इक्वल टू b by 6. इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस है उसका 1/6 तक जा सकते हैं बस. इसका मतलब इधर 1/6 और अगर हम इधर की तरफ चलेंगे तो इधर भी 1/6. तो सेंटर से एक तरफ 1/6 और दूसरी तरफ 1/6 ऑफ द डायमेंशन जा सकते हैं. ये उसने इसेंट्रिसिटी बोला, हमेशा इसको छोटा होना चाहिए. सो इसका मतलब E मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू b by 6, इससे छोटी होनी चाहिए. हेंस द ग्रेटेस्ट इसेंट्रिसिटी इज b by 6 फ्रॉम द xy एक्सिस, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते. Therefore, if the load is applied at any distance less than b by 6 from the y axis, तो देन दी स्ट्रेसेस आर होली कंप्रेसिव, तब स्ट्रेसेस पूरी की पूरी कंप्रेसिव होंगी. तो हम लेफ्ट में जा सकते हैं b by 6, राइट में जा सकते हैं b by 6, लेकिन ऊपर कितना जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं हम लोग d by 6 और नीचे कितना जा सकते हैं d by 6. तो एक कर्नल, एक एरिया मिलेगा. सो वो एरिया कैसा होगा, दैट एरिया विल लुक लाइक दिस. ये वाला जो एरिया है देखिए, ये एरिया कहाँ से आया, अगर हम इन चारों पॉइंट्स को मिला दें ऐसे करके, इधर b by 6, इधर b by 6, इधर d by 6, d by 6, तो ये एरिया ऐसा मिलेगा. सो दिस इज द कोर और कर्नल जहाँ पे हम लोड लगाएंगे. कहीं पे भी हम यहाँ पे लोड लगाएं, इधर जहाँ पे भी लगाएंगे वी आर सेफ, आवर बीम इज सेफ. लेकिन इसके बाहर अगर यहाँ जाएंगे तो हमारा टेंसाइल स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाएंगी. अगर हम इधर जाएंगे टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब हमें हर हाल में इसी कोर के अंदर हमको लोडिंग लगानी है. सो दिस इज द कोर और कर्नल फॉर रेक्टेंगुलर. सिमिलरली फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है पाई डी की पावर 4/64 होता है. एरिया हम जानते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4. अगर हम वाई मैक्स देखें तो d by 2 होगा. और अगर हम ये फॉर्मूला हमको पता ही है, E शुड बी लेस देन और इक्वल टू z by a. तो अगर हम ये सारी कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो हमारे पास E लेस देन और इक्वल टू i by a y. अगर ये अप्लाई करें, i की वैल्यू ऊपर से रखिए और y मैक्स रखिए, तो हमको जो फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा, पाई डी की पावर 4/64 ये i हो गया, इंटू पाई डी की स्क्वायर बाई 4 ये एरिया हो गया, एंड दिस इज d by 2, दिस इज द y मैक्सिमम. तो जब हम इसको इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करेंगे, सो वी गेट द इसेंट्रिसिटी d by 8, मतलब डायमीटर का 1/8. डायमीटर का 1/8 मीन्स ये 1/8 और ये 1/8. तो इसका मतलब उस सर्कल का यहाँ से देखें तो डायमीटर कितना हो गया d by 4, और अगर रेडियस देखें तो कितना हो जाएगा d by 8. तो ये रेडियस हो गई, और अगर टोटल देखना है तो डायमीटर हो गया. तो ये हमने एक सर्कुलर बनाया. तो फॉर दिस आवर कोर और कर्नल फॉर दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज हाउ मच, दिस इज दिस मच. अगर हम इसके अंदर कहीं पे भी लोड लगाएंगे तो हमारा जो कॉलम है, जो वर्टिकल मेंबर है, दैट वुड बी सेफ. और अगर हम इससे बाहर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए, तो उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस भी इंड्यूस होना शुरू हो जाएंगी. तो इसलिए हमें इन कोर को देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब यहाँ पे हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे. अगर हम देखें तो ये एक न्यूमेरिकल है, इसी की उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ये रेक्टेंगुलर कॉलम है 240 मिलीमीटर बाई 150 मिलीमीटर, इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है. सो दिस इज़ 240 एंड दिस इज़ 150. तो ये एक जो कॉलम है उसका प्लान व्यू है, मतलब दिस इज़ द प्लान व्यू.
टॉप से ऐसा दिखेगा। अब इसमें हमें कहीं ना कहीं लोड लगाना है ऊपर, तो कंप्रेसिव लोडिंग के लिए तो उसने ये दिया हुआ है कि यहाँ पे इट इज़ सब्जेक्टेड टू ए वर्टिकल लोडिंग, एक वर्टिकल लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का। तो दिस डायमेंशन, दिस पैरामीटर इज गिवन, प्लेस्ड एट एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 60 mm इन ए प्लेन बाइसेक्टिंग 150 mm साइड। तो 150 mm साइड की जो है उसको जो बाइसेक्ट करने वाला जो प्लेन है, मतलब इस वाले पे एक लगा हुआ है लोड 10 किलो न्यूटन का, जिसकी इसेंट्रिसिटी है 60। तो इसेंट्रिसिटी इज गिवन दैट इज 60 mm, इसका मतलब 0.06 मीटर ये दिया हुआ है। सो वी हैव टू डिटरमाइन द स्ट्रेस इंटेंसिटीज इन दिस सेक्शन। तो हमें सिग्मा बेंडिंग निकालना है, सिग्मा डायरेक्ट निकालना है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है कि स्ट्रेस इंटेंसिटीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैं क्या क्या, तो वो हमको कैलकुलेट करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सो व्हाट इज़ द डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस? डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगी हमारे पास ये सिग्मा डी इज इक्वल टू, ये लोड है एंड दिस इज एरिया। सो सिग्मा डी इज इक्वल टू कितना होता है, P बाई ए होता है ना। सो P इज गिवन 10 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई 0.24 बाई 0.15, ये डायमेंशंस दे रखी हैं, मिलीमीटर थी, इनको मीटर में चेंज कर दिया। सो यू गॉट द डायरेक्ट स्ट्रेस इज दिस। अब बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द मूवमेंट, बिकॉज वो फॉर्मूला है ना, तो m/i इज इक्वल टू सिग्मा/y वहाँ से हम निकालेंगे। तो ये मूवमेंट ड्यू टू इसेंट्रिसिटी होता है हमारा लोड मल्टीप्लाइड बाई इसेंट्रिसिटी। लोड इज गिवन, इसेंट्रिसिटी इज गिवन, तो ये दोनों वैल्यूज इसमें रख दीजिए 10 इंटू 0.06, तो ये आ गया हमारा मूवमेंट। अब मूवमेंट के लिए फिर हम सेक्शन मॉडुलस, हमें पता है सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। सेक्शन मॉडुलस होता है फॉर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, जो सेक्शन मॉडुलस होता है दैट इज z इज इक्वल टू बी, यहाँ पे हो जाएगा डी बी स्क्वायर बाई 6। तो d कितना है 0.150, सो दिस इज द टाइपो 0.150, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 0.24 स्क्वायर b divided by 6, so you will get this. So this is the section modulus. Section modulus we have calculated. उसके बाद bending stress का formula हमें पता है. So bending stress is m/z or m/i into y. If you will put z we have already calculated here. So put this value here, you will get this. So we have got the bending stress sigma b. ना बेंडिंग स्ट्रेस हमारे पास आ गई है और हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेस आ गई है। तो नाउ वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि अगर इसेंट्रिसिटी इधर है तो यहाँ पे हमारा दोनों प्लस रहेंगी, बेंडिंग भी प्लस और कंप्रेसिव भी प्लस, और अगर इधर रहेंगी तो हमारी बेंडिंग माइनस और कंप्रेसिव प्लस। तो वही हम देखते हैं अब। तो स्ट्रेस एस फेस सी डी दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, तो 278 प्लस 417, तो ये आ गया हमारा राइट साइड में। और अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो वहाँ पे आ गया हमारा -139 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इनको दोनों, मतलब हमारा सी डी फेस पे आ गया और ए बी फेस पे आ गया, और जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमें इस तरह का मिलता है कि हमें इस वाले साइड पे 139 मीन्स इट इज़ नेगेटिव, और यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों को जोड़ा है तो इट इज़ पॉजिटिव। सो दिस इज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. So with the help of this method we can easily calculate the stress distribution due to the combination of stresses, bending stress and direct stresses. So I hope you have learned a lot about the combination of these two stresses, or we can say the combined bending and direct stresses. So thank you so much, listeners.